तो CUET का जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, प्रथम बिंदु क्या है? शब्द रूप। शब्द रूप में कुछ चयनित शब्दों को रखा है, जैसे अजंत शब्द। एक तो एक बात ध्यान रखें कि शब्द रूप जो है आपको, आपका जो वरिष्ठ उपाध्याय हो या उत्तर मध्यमा हो, उसका जो पाठ्यक्रम रहा है उसमें शब्द रूप रहे, यानी वाक्य रचना रहा है। तो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी हो या आपकी कक्षा की जो पुस्तक है उसके अंदर भी यदि उसमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो शब्द रूपों के लिए और धातु रूपों के लिए, दोनों के लिए, शब्द रूप और धातु रूप के लिए प्ले स्टोर में जा कर के आप शब्द रूप और धातु रूप का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर ऐप निर्माण किया है संस्कृत का डिजिटलिटी, क्या बोलते हैं, संस्कृत का आधुनिकीकरण करने के लिए डिजिटलाइजेशन जो किया है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक ऐप ऐसा निर्माण किया है कि उसमें सभी शब्दों के रूप और धातु के रूप का उसमें संग्रह है। बहुत अच्छा ऐप है। तो आप प्ले स्टोर में जा कर के उसको आप स्टोर करके वहाँ से भी धातु रूप और शब्द रूपों को देख सकते हैं। तो कौन कौन से धातु रूप और कौन कौन से शब्द रूप हमारे पाठ्यक्रम में हैं, तो हम विचार करेंगे। इसमें सबसे पहले बालक शब्द दे रखा है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे रामः, रामू, रामाः चलता है, वैसे ही इसका बालकः, बालकौ, बालकाः रूप चलता है। तो शब्द रूप वहाँ ये कुछ शब्द हैं, तो वहाँ जा कर के आप उसको देखें और इन शब्द रूपों को याद करें। याद करें, कैसे याद करें? याद करने की दो प्रणाली, एक तो दो तीन प्रणालियाँ हैं। तो उसमें एक तो ये है कि भाई सभी शब्दों के एक एक शब्द लीजिए, उसके जितने सभी विभक्तियों में जो रूप बन रहे हैं उसको याद करिए। एक ये भी प्रणाली है कि एक शब्द रूप याद कर लिया, अब उसके आधार पर चिंतन करें, आप उसके स्वरूप को सोचें, चिंतन मन करें कि कहाँ पर बालक और हरि में दोनों शब्द बन रहे हैं, तो कहाँ कहाँ क्या अंतर आ रहा है, क्योंकि विभक्तियाँ वही है। जो हमारे प्रत्यय हैं, जिनकी विभक्ति संज्ञा हुई है प्रत्ययों की, सुप तिंग, सुप और तिंग, इन दो प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा है। ऐसा विभक्तिश्च सूत्र से सुप तिंगो विभक्ति संज्ञोस्तः, तो सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। तो सुप प्रत्यय तो वही है, उसी सु और जस, अम और सस, ताभ्याम भिस, इन्हीं प्रत्ययों का कुछ कुछ परिवर्तन होकर के भिन्न भिन्न स्वरूप में ये हो जाते हैं। कहीं पर विसर्ग हो जाते हैं, कहीं पर लोप हो जाता है, कहीं पर माँ हो जाता है, भिन्न भिन्न स्थितियाँ परिवर्तन होते हैं। तो हमें शब्द रूप याद करते समय एक बात ध्यान में रखें कि किस विभक्ति में शब्द का स्वरूप क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। इसका चिंतन करते हुए अगर हम याद करेंगे तो जो शब्द है वो हमें शीघ्र याद भी हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, यदि शब्द रूप पूरा याद नहीं है तो उसका संस्कार इतना दृढ़ हो जाता है कि परीक्षा में मान लो पूछ ले कि अस्मिन् पदे का विभक्ति ही वर्तते, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर अत्र द्वितीया विभक्ति वर्तते अथवा तृतीया विभक्ति वर्तते, एकवचनम वर्तते वा द्विवचनम बहुवचनम वा वर्तते। तो वहाँ पर जो भी है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को, उसको हम आसानी से पहचान लेंगे, हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बालक शब्द है, फल शब्द है, जैसे नपुंसकलिंग का शब्द, नपुंसकलिंग का ये शब्द है, नित्य नपुंसकलिंग शब्द है फल शब्द। रमा शब्द है स्त्रीलिंग, कवि शब्द है, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, मधुनी, मधुनी, पितृ, मातृ, द्वितीय, सखी, दात्री, नृ, स्वस और अक्षी। अजंत जो शब्द हैं उनमें से इन अजंत शब्दों में इन शब्दों को पाठ्यक्रम में लिया गया है। तो इन शब्दों के रूप जो है आप उनको बार बार देखें और याद करते समय उसका चिंतन करें, उसको लिख करके बार बार शब्दों को लिखना भी चाहिए। लिखने से भी क्या होता है, हमारा संस्कार दृढ़ हो जाता है। तो जितना दृढ़ संस्कार होता है उतना ही वो शब्द हमें स्मरण में रहता है। तो जितनी बार बार उसको लिखें, उसको देखें, या ऐप में जा कर के उसको सर्च करें, उसको देखें किस विभक्ति में क्या बन रहा है, तो किस वचन में क्या स्वरूप बन रहा है। तो विभक्ति और वचन को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को देखें। और दूसरा जो हलंत शब्द है, हलंत शब्दों में भी कुछ शब्दों को चयनित किया है। जैसे उसमें राजन शब्द है, भवत शब्द, राजन शब्द का राजा, राजानो, राजाना, या भवत शब्द है, भवत शब्द के समान जैसे भगवत शब्द का रूप चलता है, और भवत के समान ही क्षत्रिय
प्रत्यंत, क्षत्रिय प्रत्यंत सभी शब्दों का रूप चलता है। तो ये इसको भी वहाँ पर देखें तो राजन शब्द, भवत शब्द, आत्मन शब्द, विद्वत शब्द, वाच शब्द, पथिन, मरुत, तादृक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दशन, ये कुछ हलंत शब्दों को दे रखा है जिन्हें हमें वहाँ पर किताब में और ऐप में जाकर के देखना है और बार बार इसका अभ्यास करना है, क्योंकि इनमें से शब्दों को दे करके वो पूछ सकते हैं कि भाई किस विभक्ति में यह शब्द है, किस वचन में यह शब्द है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और दूसरी बात जो है, इन शब्दों का रूप हमें इसलिए भी ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि वाक्य रचना के ये सब अंगभूत है। वाक्य रचना बिना विभक्ति का ज्ञान हुए, बिना शब्द रूप का ज्ञान हुए हम नहीं कर सकते हैं। और इसी चैनल पर संस्कृत अनुवाद के लिए हमने 7-8 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसको वाक्य रचना के लिए आप देखेंगे तो वाक्य रचना के वो सारे वीडियोज़ आप एक दिन में 2-2, 3-3 सुन करके आप वाक्य रचना के सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं संस्कृत अनुवाद के, उसको आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो उसमें सरलता से बताया गया किस तरह से हमें वाक्य रचना का अभ्यास करना है। तो ये सारे शब्दरूप जो है हमें देखने हैं, जिससे आगे चल करके हम विभक्ति और वचनों का निर्धारण कर सकें। उसके बाद जो है सर्वनाम शब्दों को कुछ दे रखा है। सर्वनाम शब्दों में जैसे सर्व शब्द है, तत् है, यत है, किम है, इदम है, इनके तीनों लिंगों में रूप हमें याद करने हैं या स्मरण करने हैं। तो इन सारे शब्दों को देखना है। और अस्मद और युष्मद शब्द, बस बिल्कुल कुछ सर्वनाम को यहाँ पर चयनित सर्वनाम को यहाँ रखा है पाठ्यक्रम में, तो इन्हें भी आप देखिए, बार बार इसको लिखिए। और ऐप में भी उपलब्ध है और किताब में भी आपके उपलब्ध है, तो इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला विषय है नहीं जो पढ़ाया जाए। बस इन शब्द रूपों को आपको बार बार देखना है, उनका चिंतन करना है और किस विभक्ति में, किस वचन में क्या स्वरूप बन रहा है, इसे हमें ध्यान में रखना है। लिख करके भी देखिए और जो ऐप में है उसको बार बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे, वैसे तो ऐसा कहते हैं कि एक बार ही विषय को देखने पर याद हो जाता है, लेकिन दृढ़ संस्कार नहीं पड़ता है। दृढ़ संस्कार को दृढ़ करने के लिए हमें बार बार उन्हें देखना पड़ता है, बार बार उन्हें सोचना पड़ता है, बार बार चिंतन करना पड़ता है। जब हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार उसे देखते हैं, तो जो विषय है वो हमारे बुद्धि में लंबे समय के लिए स्थिर हो जाता है, लंबे समय के लिए हमें याद हो जाता है। तो ये सारे शब्द रूप हैं। शब्द रूपों के बाद में धातु रूप की चर्चा आती है। धातु रूप में कुछ धातुओं को लिया गया है, कुछ धातुओं को पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। जैसे परस्मैपदी धातुओं में गम धातु है, गम का जो गच्छति रूप चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इसका हमें रूप ध्यान रखना है। और बड़ी बात यह है कि हमें इसके 10 लकारों में याद नहीं करना, केवल 5 लकारों में ही हमें तैयार करना है। तो सरल है 5 लकारों में। आपके वरिष्ठ उपाध्याय, कनिष्ठ उपाध्याय, 10th हर बार जो है बार ये आते रहते हैं, तो सरल है ये 5 लकारों में याद करना, कोई कठिन नहीं है। 5 लकार जो हमारे लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग सर्वाधिक जो प्रयोग करने वाला है, अर्थात वाक्य रचना का इन 5 लकारों के प्रयोग से ही हमारा आरंभ हो जाता है। अगर ये 5 लकार हमें धातु के याद हैं तो आसानी से हम वाक्य रचना कर सकते हैं। हमारा जो व्यवहार है सामान्य रूप से वो हो जाएगा। व्यवहार के लिए 5 लकार पर्याप्त होते हैं। इसमें लट लकार जो वर्तमान काल को बताने के लिए, वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है उसको बताने के लिए लट लकार का प्रयोग। दूसरा लिट लकार है जो भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए है। लोट लकार है जो आज्ञा अर्थ के लिए है। और विधिलिंग है जो विधान के लिए है, मतलब चाहिए इत्यादि अर्थ के लिए जो प्रयोग करते हैं वो विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि का विधान करने के लिए विधिलिंग लकार का। तो ये 5 लकार सरल भी हैं और सर्वाधिक प्रयोग के विषय भी हैं। और आप लोगों ने कनिष्ठ, वरिष्ठ जो भी उत्तर मध्यमा करके आ रहे हैं इस परीक्षा को देने के लिए, या सामान्य संस्कृत पढ़ करके आ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रखे हैं, तो भी 5 लकारों में हमें शब्द रूप देखना सरल होता है, कोई कठिन बात नहीं है। तो गम धातु एक है जिसका गच्छति, गच्छता चलता है। नम धातु है नमति। अस धातु है अस्ति। हस धातु है हसति। श्रु धातु है नश धातु है आप धातु है। शक धातु है आपनोति, शक्नोति इत्यादि। इष धातु है प्रच्छ धातु है, क्री है, ज्ञा है, भक्ष है, चिंत है, नृत है, कथ, नि और पच, ये धातुएं हैं। इनके 5 लकारों में हमें रूप याद करना है। ये 5 लकारों में हम रूप याद करके और फिर जो है वाक्य रचना, जैसे वो शब्द रूप है उनको हमें ध्यान रखना है। और ये जो 5 लकारों में
इन धातुओं के रूप हम याद कर लेते हैं तो हमें विभक्तियों का भी ज्ञान हो जाता है और क्रियापदों का भी ज्ञान, यानी सुबंत पदों का भी हमें ज्ञान हो जाएगा और क्रियापदों का भी ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आप में वाक्य रचना प्रारंभ करते हैं। तो सब ये वाक्य रचना की अंगभूति हैं। इसलिए मैंने पहले भी मैंने कक्षा में कहा है कि पूरा का पाठ्यक्रम जो रखा गया है, पूरा भाषा से संबद्ध ही विषय रखा गया कि छात्र को भाषा का ज्ञान है या नहीं है, इसी का ज्ञान कराने के लिए पाठ्यक्रम में रखा गया है कि आगे चल कर के, चूँकि हमारा जो आगे अध्ययन होने वाला है वो संस्कृत भाषा के माध्यम से, संस्कृत हमारा जो माध्यम होगा वो संस्कृत माध्यम होगा, संस्कृत में हमारा अध्ययन अध्यापन होगा, हमें प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देने होंगे, लिखने होंगे। तो इसलिए यह परीक्षण करके आगे आपको अध्ययन के लिए अवसर दिया जाता है। इसी तरह से कुछ आत्मनेपद की धातुओं को भी लिया गया है, कुछ चयनित धातुओं को लिया है, जैसे लब धातु है, लबते लबेते, सेव धातु है, वंद धातु है और याच धातु है। इनके लट, लिट और लंग 3 ही लकार दे रखा है, क्यों लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। 3 लकारों में ही इन धातुओं के रूप हमें याद करने हैं, लब, सेव, बंद और याच। ये कुछ चयनित धातु हैं, तो इनके रूप याद करने हैं। तीनों वचनों में किस तरह से क्या रूप बन रहा है तो हमें उसे देखना है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, क्योंकि आत्मनेपद का प्रयोग हमें, आत्मनेपदी धातु का रूप हमें याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जब हम कर्मवाच्य इत्यादि के वाक्य में हमें परिवर्तन करना होगा, कर्मवाच्य में वाक्य बनाना होगा, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होगा, तो उस समय हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो है आत्मनेपद के इन धातुओं के तीनों लकारों में हमें रूप याद करना होगा, उसे आप देखिए। तो देख करके इन सारे शब्दों को तैयार करिए। तैयार करने के बाद में वाक्य रचना का हमें अभ्यास करना है। ध्यान रखना है कि इन शब्द रूप और इन धातु रूपों को देने का जो उद्देश्य है, एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमें वाक्य रचना आनी चाहिए। और वाक्य रचना जब किस तरह से वाक्य रचना आनी चाहिए, तो वाक्य रचना की पद्धति जो है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देखिए। 7-8 वीडियोज़ में है, क्रमबद्ध उसको एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोज़ आप देख लेंगे तो वाक्य रचना के जो सामान्य नियम है आपको पता चल जाएगा और तुरंत आप वाक्य रचना करना प्रारंभ कर देंगे। तो शब्द रूप ध्यान करेंगे, धातु रूप ध्यान करेंगे और वाक्य रचना करेंगे। वाक्य रचना करेंगे बार बार तो आपको शब्द रूप भी बार बार ध्यान में आएंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न विभक्तियों में पदों का प्रयोग करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न लकारों में हमें क्रियापदों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, इससे 2-3-4 बातों का आपको ज्ञान होगा। एक तो धातु किस तरह से वाक्य में क्रियापदों का हमें प्रयोग करना है, किस प्रकार से सुबंत पदों का प्रयोग करना है, कौन सी विभक्ति कहाँ लगानी है, कौन सा वचन कहाँ लगाना है, कौन सा पुरुष कहाँ लगाना है, क्योंकि आगे चल करके जो हमारा प्रश्न आने वाला है वो पुरुष संबंधी अशुद्धि संशोधन आने वाला है, विभक्ति संबंधी अशुद्धि संशोधन आने वाला है। तो ये सारी बातें हमें जाननी है। तो इसलिए इन सभी शब्दों को तो आपको मैंने बता दिया उपाय, या तो आप किताब, आपके पास प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी हो या प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी हो या कि कोई भी किताब हो पाठ्यक्रम की, या कुछ भी नहीं है तो आप प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप जो है शब्द रूप और धातु रूप दोनों को देख करके उनको बार बार देख करके तैयार करिए और वाक्य रचना करिए। वाक्य रचना के लिए मैंने बता दिया कि इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको देखिए किस तरह से कहाँ क्या करके हमें अभ्यास करना होता है वाक्य रचना का। तो आपको वाक्य रचना का स्ट्रक्चर जो है, जो पद्धति है वो आपको आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप अभ्यास करिए क्योंकि जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। तो जितना आप अभ्यास करेंगे, आप एक दिन में जो है खूब 100, 200, 300 जितने भी वाक्य बना सकें, घंटे 2 घंटे में बैठेंगे तो दुनिया भर के धातुओं को लेकर के, मान ली एक धातु लेकर के गम धातु ले लिया, गम धातु के साथ में गम धातु के 5 लकारों में हम वाक्य रचना कर रहे हैं, कर्म में बना रहे हैं, कर्ण का लगा के बना रहे हैं, संप्रदान का लगा करके बना रहे हैं, कर्ता कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण संबोधन सभी विभक्तियों में प्रयोग करते हुए आप वाक्य रचना बनाएंगे। तो वाक्य रचना बनाने से क्या होगा, अनुवाद बनाने से क्या होगा कि शब्द के रूप भी हमें याद होंगे, शब्द के रूपों का कैसे प्रयोग, शब्दों का कैसे प्रयोग होता है ये भी ज्ञान होगा, और क्रियापदों का हम कैसे प्रयोग करते हैं इस बात का भी ज्ञान होगा। तो इसलिए आप लोग तुरंत जो है इन शब्दों को देखते हुए और जो वाक्य रचना के नियम है उसके अनुसार में आप इनका प्रयोग करिए। फिर इसके बाद आगे का जो प्रकरण है, तो 2 पॉइंट जो आपका था, एक जो है ये शब्द रूप वाला और धातु रूप वाला, ये दोनों हमने यहाँ पर चर्चा कर दी है। और वाक्य रचना के जो नियम है पहले से ही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आगे भी शेयर कर दें, जिससे और लोग भी जो लाभ लेना चाहते हैं वो लाभान्वित हो सकें। ठीक है, धन्यवाद।